हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चन, यानी कि जो पेपर में 5 नंबर में पूछे जाते हैं और जो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि कहाँ से आएगा, किस तरीके से पूछे जाएंगे, कहीं से भी लेकर पूछ लेते हैं। वो 5 नंबर दोस्तों जो कि बहुत ज्यादा इजी है, ना तो याद करना है उनको, ना रटना है, केवल एक बार समझना है और आपको याद हो जाएगा, बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले जब एग्जाम हमारे हाथ में आता है, पेपर आता है हमारे हाथ में, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, 5 नंबर में कुछ छोटी छोटी फुल फॉर्म्स दी होती है जो हमें पता नहीं होती है कि करना क्या है इनका, ठीक है। और लिखा होता है विस्तार करें या निम्नलिखित रूप से इनका नाम लिखें, या इस तरीके से लिखा होगा एक्सपेंड द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित को विस्तार करें, ठीक है दोस्तों। तो आज हम आपको कम से कम 20 ये बताएंगे कि इनको विस्तार किस तरीके से करना है, इनका फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों दे रखा होता है, और एक चीज और याद रखिए दोस्तों, ये जो आएंगी जितनी भी फुल फॉर्म्स आएंगी आपके फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, या जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर, आप डीएड एग्जाम के लगा लीजिए, किसी भी सेमेस्टर से कहीं से भी पूछ लिया जाता है। जरूरी नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है तो फर्स्ट सेमेस्टर का ही पूछेगा। हाँ ये हो सकता है अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपसे थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर तक का नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में है तो हो सकता है आपको फर्स्ट सेमेस्टर से पूछ लिया जाए, सेकंड सेमेस्टर से पूछ लिया जाए, कहीं से भी किसी भी टॉपिक से जो छोटी छोटी फुल फॉर्म्स है वो पूछ ली जाती हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आईईपी, आईईपी क्या है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्रामिंग, यानी कि व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम इसको विस्तार कर लेते हैं। इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है दोस्तों। इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम हम किसके लिए बनाते हैं, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम हम विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए बनाते हैं, जिसके माध्यम से हम बच्चों को विशेष शिक्षा यानी कि शैक्षणिक कार्य कराते हैं या सिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों टीएलएम। टीएलएम क्या है दोस्तों, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि सहायक अधिगम शिक्षण सामग्री। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है दोस्तों। इस स्पेलिंग में अगर कोई गलती हो जाए या मिस्टेक हो जाए तो आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि अधिगम सहायक सामग्री, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जितनी भी हमारे जो शैक्षणिक कार्यक्रम में जो भी हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करते हैं, या जैसे हमारे बुक्स हो गया, फ्लैश कार्ड हो गई, या हमारा चार्ट पेपर हो गया, तो ये क्या है, सहायक शिक्षण सामग्री है या अधिगम शिक्षण सामग्री है। तो क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है दोस्तों। अब ये 1-2 नंबर का आपको हो गया, अगर आपको पता होगा तभी कर पाएंगे ना आप एग्जाम में। तो ये हो सकता है आपको पेपर 10 का एग्जाम दे रहे हैं तब भी पूछ सकता है, पेपर 11 का कर रहे हैं तब भी पूछ सकता है, किसी भी सेमेस्टर का कहीं से भी कुछ भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन आपको पता होगा तब कर पाएंगे ना। देखिए दोस्तों, जो आज मैं आपको करा रही हूँ इस टॉपिक में, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको ये नहीं कराया जाता है, जबकि ये 5 नंबर एग्जाम में बिल्कुल फालतू या फ्री के होते हैं, जो कि हम कभी पढ़ते नहीं है, ना सोचते हैं, ना कभी याद करते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे टर्म है जो हमको याद रखना चाहिए, कभी भी पूछ लिया जाता है। क्योंकि जब पेपर हम देखेंगे तो सबसे पहले 5 नंबर में फर्स्ट नंबर पे यही आता है दोस्तों। अगर हमारी स्टार्टिंग अच्छी होगी तो लास्ट भी अच्छा होगा। चलिए दोस्तों फिर कह रहे हैं एडीएल, यानी कि एडीएल क्या है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, यानी कि दैनिक जीवन की क्रियाकलाप। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ठीक है दोस्तों। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग यानी कि दैनिक जीवन के क्रियाकलाप। अब दैनिक जीवन के क्रियाकलाप क्या है दोस्तों, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप वे हैं जो हम क्या करते हैं, सुबह से उठकर और शाम तक सोने तक कार्य जो करते
हैं। सुबह उठकर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें व्यक्तिगत जो हमारे स्किल यानी कि पर्सनल स्किल करते हैं, उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, जॉब जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे कार्यक्रम आ गए दैनिक जीवन के क्रियाकलाप जो एक व्यक्ति सुबह से उठकर शाम तक करता है, वे सभी क्रियाकलाप क्या कहलाते हैं, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग यानी कि दैनिक जीवन के क्रियाकलाप कहलाते हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों एलपी। एलपी क्या है, एलपी है दोस्तों लेसन प्लान। लेसन प्लान क्या है दोस्तों, पाठ योजना। जब हम किसी शैक्षणिक कार्यक्रम को करते हैं या किसी कक्षा में शैक्षणिक कार्यक्रम कर रहे हैं या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने से पहले हमें शैक्षणिक कार्यक्रम योजना बनानी होती है। उस योजना को हम क्या कहते हैं, लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना। जब हम किसी विषय वस्तु को पढ़ाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपना लेसन प्लान तैयार करना होगा। लेसन प्लान में हमें देखना होगा हमारा क्या विषय वस्तु या क्या टॉपिक है, क्या हमारी टेक्निक्स है, उसमें हम क्या क्या कराएंगे बच्चे को, ठीक है दोस्तों, और कैसे कैसे कराएंगे, उसमें टास्क एनालिसिस करेंगे। तो इस तरीके से जो हम तैयार करते हैं पाठ योजना विषय वस्तु पढ़ाने के लिए, वह तैयार किया हुआ कार्य क्या कहलाता है, लेसन प्लान कहलाता है यानी कि पाठ योजना कहलाती है। फिर है दोस्तों जीपी। जीपी क्या है दोस्तों, जेस्चर प्रॉम्प्ट। जेस्चर प्रॉम्प्ट। जेस्चर प्रॉम्प्ट क्या है दोस्तों, सांकेतिक सहायता। जेस्चर प्रॉम्प्ट दोस्तों, जैसे कि हम किसी व्यक्ति को जो विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति है यानी कि स्पेशल नीड चिल्ड्रन है और जिसको क्या है फिजिकली बहुत ज्यादा वीक है या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो क्या है दोस्तों हम उसको किसी भी कार्य के लिए अगर हम उसका सपोर्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों, चाहे वो हम ये नहीं कह सकते फिजिकली डिसेबल्ड, उसके लिए हो सकता है ऑटिस्टिक हो, ज्यादा हाइपर हो, उस व्यक्ति के लिए भी हम कर सकते हैं। तो क्या है जेस्चर प्रॉम्प्ट यानी कि संकेतिक सहायता। हम क्या करेंगे दोस्तों, सांकेतिक रूप से जो सहायता देते हैं उसे जेस्चर प्रॉम्प्ट कहते हैं। ये प्रॉम्प्ट का मतलब होता है दोस्तों सहायता करना, मदद करना या सहयोग करना, हेल्प करना भी होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम जो यूज करेंगे जेस्चर प्रॉम्प्ट के साथ किसी भी शैक्षणिक या हम अगर इसको देखते हुए कहें तो क्या कहेंगे, जेस्चर प्रॉम्प्ट बोलेंगे उसको, ठीक है दोस्तों। तो ये सांकेतिक सहायता कहलाती है, ठीक है दोस्तों। जो हम बच्चों को सांकेतिक रूप से सहायता करते हैं, हम क्लास में किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं या बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, आकाश में क्या उड़ते हैं, लेकिन हमने ये नहीं बताया उनको कि उड़ते हैं, केवल क्लू दिया है। उड़ने का अगर क्लू दे दिया हमने और ऐसे कर दिया या हमने ऐसे कुछ कर दिया, तब हम क्या कर रहे हैं, उसको उनको संकेत दे रहे हैं, तो क्या हुआ दोस्तों, जेस्चर प्रॉम्प्ट हो गया। तो बच्चे बता पाएंगे कि क्या उड़ती है आकाश में, चिड़िया उड़ती है या पक्षी उड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों फिजिकल प्रॉम्प्ट यानी कि पीपी। फिजिकल प्रॉम्प्ट। फिजिकल प्रॉम्प्ट क्या है दोस्तों, शारीरिक सहायता, ठीक है। एक ये जेस्चरल प्रॉम्प्ट हो गया, फिजिकल प्रॉम्प्ट हो गया, एक और होता है दोस्तों जिसे वर्बल प्रॉम्प्ट कहते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के प्रॉम्प्ट है जो हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को देते हैं ट्रेनिंग के टाइम पर दोस्तों। फिजिकल प्रॉम्प्ट यानी कि शारीरिक रूप से दी हुई सहायता फिजिकल प्रॉम्प्ट कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अब शारीरिक सहायता कैसे देंगे दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि शारीरिक सहायता कैसे दी जाती है, तो शारीरिक सहायता हमेशा बैक से दी जाती है, यानी कि हम शारीरिक सहायता पीछे से देंगे, कभी फ्रंट से हम किसी बच्चे को फिजिकल प्रॉम्प्ट नहीं देते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है टीए, टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस क्या है, टास्क एनालिसिस यानी कि कार्य विश्लेषण, क्रिया विश्लेषण, यानी कि हम किसी व्यक्ति को करा रहे हैं क्रिया विश्लेषण, कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, और वह एक्टिविटी बच्चों के अनुसार कठिन है, बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, उस एक्टिविटी का क्या करेंगे, टास्क एनालिसिस कर देंगे, यानी कि उनके कार्य को या क्रिया को हम बांट देंगे। कैसे बांटेंगे दोस्तों, छोटे छोटे भागों में या छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हम उस कठिन कार्य को सरल कर देंगे। जिस किसी कठिन कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर सरल किया हुआ कार्य टास्क एनालिसिस कहलाता है, ठीक है दोस्तों, कार्य विश्लेषण कहलाता है। उसके बाद है दोस्तों एफवी यानी कि फीडबैक। फीडबैक क्या है, प्रतिपुष्टि। हम किसी कार्य को करने के बाद, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं आपसे प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक लेती हूँ, आपको समझ आया या नहीं आया, तो ये मेरा
लेना हुआ आप लोगों से कि आप लोग कमेंट करें कि आपको समझ आया या नहीं आया। तो ठीक है दोस्तों, किसी कार्य की समापन स्थिति के बाद उसके बारे में प्रतिपुष्टि लेना या उसके बारे में पूछना ही प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू क्या है दोस्तों? प्लेवे। दोस्तों ये कुछ जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पूछी जाने वाली है, एग्जाम में पूछ सकते हैं 5 नंबर में। और ऐसा नहीं है, आपके 12 पेपर है, 12 पेपर में आप समझ लीजिए कि कितनी आएंगी, क्योंकि हर पेपर में 5 नंबर की पूछी जाती है। एक फुल फॉर्म 1 नंबर की होती है। आप सोच लीजिए कि आपको 12 पेपर के लिए कितनी फुल फॉर्म्स आपको याद करनी है। ठीक है, अब एक वीडियो और अपलोड करूंगी जिसमें आपके पूरे पेपर की सभी पेपरों के फुल फॉर्म्स कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों क्या है प्लेवे? मतलब खेल विधि। खेल विधि के द्वारा हम किसी भी बच्चे को किसी भी कार्य के लिए प्रेरित कर सकते हैं और किसी भी कठिन से कठिन कार्य को सिखा सकते हैं। यदि किसी बच्चे का मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, या वह नहीं करना चाह रहा है, या उसका मन नहीं लगता है, मतलब उसका मूड ही नहीं है पढ़ाई करने का, अगर हम खेल विधि से उस बच्चे को किसी कार्य को सिखाएंगे तो वह बच्चा इंटरेस्ट के साथ उसमें कंसंट्रेट करेगा और उस कार्य को बहुत अच्छे से सीख जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों बीपी, यानी कि वर्बल प्रॉम्प्ट। जैसे कि ये 2 प्रॉम्प्ट हमने पढ़े थे, जेस्चर प्रॉम्प्ट और फिजिकल प्रॉम्प्ट, यानी कि सांकेतिक सहायता और शारीरिक सहायता। अब आया बीपी, वर्बल प्रॉम्प्ट होता है दोस्तों मौखिक सहायता। वर्बल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट यानी कि मौखिक सहायता। दोस्तों वर्बल या मौखिक सहायता में क्या है, हम किसी व्यक्ति को अगर मौखिक रूप से सहायता कर रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं, उसको वर्बल प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि मौखिक रूप से दी गई सहायता ही वर्बल प्रॉम्प्ट यानी कि मौखिक सहायता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आपकी 10 ये कंप्लीट हो गई है। चलिए इधर चलते हैं। ऐसा नहीं है, ये मत सोचना ये पेपर 3 या पेपर 4 से ही ली गई है दोस्तों। इसमें पेपर 6 का अगर हम बात करें, बीपी ये प्रॉम्प्ट जितने भी है, फिजिकल प्रॉम्प्ट पेपर 6 में आता है, क्योंकि उसमें फिजिकल डिसेबिलिटी का, तो शारीरिक रूप से सहायता हमसे सबसे ज्यादा किस व्यक्ति को देंगे, जो शारीरिक रूप से विकलांग हो। तो पेपर 6 के आ गया जेस्चर प्रॉम्प्ट हो गया। तो टीचिंग जो पेपर 3 है हमारा, टीचिंग स्टडीज, उससे आ गया। एलपी हमारा उससे ही आ गया पेपर 3 से। एडीएल का एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग पेपर 4 में आ गया, क्योंकि वो सारा पेपर ही हमारा ट्रेनिंग के ऊपर है। तो उसमें जितने भी कार्य सिखाए गए हैं, दैनिक जीवन की क्रियाकलाप, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सारे क्रियाकलाप सिखाए गए हैं ना दोस्तों, बताए गए हैं। तो ये पेपर 4 से आ गया। तो कहीं से भी किसी भी पेपर से पूछ लिया जाएगा, उसी हिसाब से मैं आपको कराते हुए चल रही हूँ। उसके बाद है दोस्तों जीटी। जीटी क्या है? ग्रुप टीचिंग। ग्रुप टीचिंग, समूह शिक्षण। ठीक है, समूह शिक्षण यानी कि एक साथ 10 या 12 बच्चे से ज्यादा और एक क्लास में एक शिक्षक 12 या 15 बच्चों को पढ़ा रहा है और एक साथ पढ़ा रहा है एक ही पाठ्यक्रम से, ठीक है, एक ही क्रिया, एक ही विधि से, तो वह क्या कहलाएगी? समूह शिक्षण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है एमपी। एमपी क्या है दोस्तों? ये भी एक तरीके से सहायता है। जो प्रॉम्प्ट है क्या है? मॉडलिंग प्रॉम्प्ट। मॉडलिंग प्रॉम्प्ट, मॉडलिंग प्रॉम्प्ट यानी कि प्रदर्शित सहायता या प्रदर्शन सहायता। ठीक है, किसी भी कार्य को अगर हम करके दिखा रहे हैं, और बेसिकली जब हम किसी स्पेशल बच्चे के साथ कार्य कर रहे हैं, या आप स्पेशल एजुकेटर है, हम सभी स्पेशल एजुकेटर्स हैं दोस्तों, तो हम सबसे पहले किसी कार्य को बच्चों को कर दिखाएंगे, या करके दिखाया हुआ कार्य ही क्या मॉडलिंग कहलाता है, या मॉडलिंग कहलाता है, मॉडलिंग प्रॉम्प्ट होता है। यानी कि एक तरीके से हम उनकी सहायता कर रहे हैं जिसके द्वारा बच्चे सीख रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मॉडलिंग प्रॉम्प्ट। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों एसएम, सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर, संवेदी गामक। ठीक है दोस्तों, सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी गामक आपको सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है संवेदी गामक क्या है। फिर है एमआर। एमआर की मुझे बताने की जरूरत है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें पता नहीं होता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता नहीं होगा, चाहे वो डीएड एमआर एससी एमआर से ही कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि एमआर क्या है। तो क्या है दोस्तों? मेंटल रिटार्डेशन। बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता देते हैं, मेंटल
रिटार्डेशन, ठीक है, मानसिक मंदता। एक चीज और याद रखिए दोस्तों, अगर एग्जाम में आपको आ जाए कि एमआर क्या है या एमआर का दूसरा नाम अब क्या हो गया है, क्योंकि अब संशोधन हो गया है, तो आज के टाइम में क्या बोला जाता है, एमआर को आईडी यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोला जाता है, जिसे हम अधिगम अक्षमता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मत सोचना एमआर का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम नहीं है, इसकी जगह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को ही एमआर कहा जाता है और एमआर को आईडी कहा जा रहा है। तो अधिगम अक्षमता हो गया है। अब ये नहीं रहा कि मेंटल यानी कि मानसिक मंदता, क्योंकि मानसिक मंदता एक बहुत ऑड शब्द लगता था किसी व्यक्ति को बोलते हुए, ये मानसिक मंद है या मानसिक रूप से मंद है। अब क्या है, अधिगम यानी कि सीखने में कमी है, उसको अधिगम की अक्षमता है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा शब्द चुना गया है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों डीबी यानी कि डेसिबल। डेसिबल, डेसिबल क्या है दोस्तों, डेसिबल जिससे हम किसी ऑडिटरी को नापते हैं या मापते हैं, ठीक है दोस्तों, अपनी ध्वनि को मापते हैं, डीबी डेसिबल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है एमएस यानी कि मल्टी सेंसरी। मल्टी सेंसरी, मल्टी सेंसरी बहुसंवेदनाएं। बहुसंवेदनाएं का मतलब आप समझते हैं, बहुसंवेदनाएं जब हमारी सभी संवेदनाएं एक साथ कार्य करती हैं, वे हमारी बहुसंवेदनाएं हैं। अब मेरी एक साथ बहुसंवेदनाएं कैसे कार्य कर रही है, जैसे कि मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ, तो क्या मेरी बहुसंवेदनाएं काम कर रही है, मेरे कान भी काम कर रहे हैं, आंखें भी काम कर रही है, ठीक है, टंग भी काम कर रही है, और मैं एक तरीके से बैलेंस बनाकर खड़ी हूँ। तो जो हमारा एक संवेदना आपको पता है, क्योंकि 5 है, उससे भी एक एक्स्ट्रा है हमारी वेस्टिबुलर, यानी कि जिसे हम किनेस्थेटिक बोलते हैं, परसेप्शन के लिए यूज होती है किनेस्थेटिक, और वेस्टिबुलर हम बैलेंस बनाने के लिए, यानी कि मैं अपने बैलेंस बना रखा है, ये भी मेरी एक सेंसरी है, और जब हम परसेप्शन करते हैं किसी चीज का, उसे किनेस्थेटिक बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज याद रखना। ये मल्टी सेंसरी में अगर आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि बहु संवेदनाओं के अलावा और 2 संवेदनाओं के नाम बताएं, तब आप बता देंगे एक वेस्टिबुलर है और दूसरी है किनेस्थेटिक। ये पेपर 6 में है दोस्तों, और ऑक्यूपेशनल वाले में भी है, आप एक बार देख लीजिएगा उसको, या मैं आपको करा दूंगी। उसके बाद है एमआई, मेंटल इलनेस, मानसिक रोग, मेंटल इलनेस। जैसे कि दोस्तों मेंटल इलनेस यानी कि मानसिक मंदता क्या है, मानसिक रूप से मंद है। मेंटल इलनेस क्या है, ये एक रोग है। इन दोनों में यही डिफरेंस है दोस्तों। ये क्या है, ये एक बीमारी है या रोग है, और ये क्या है, एक स्थिति है जिसे बदला नहीं जा सकता लेकिन सुधारा जा सकता है, और इलनेस को बदला जा सकता है और ठीक भी किया जा सकता है किसी हद तक, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों एमडी। एमडी क्या है दोस्तों, मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कि बहुविकलांगता। मल्टीपल डिसेबिलिटी, बहुविकलांगता क्या है, कोई 2 या 2 से अधिक प्रमाणित विकलांगता होना ही बहुविकलांगता कहलाता है, जिसे विशेष शिक्षा के कार्यक्रम में ना रखा जा सके, वो क्या है, बहुविकलांगता है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों एनपीई, एनपी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है दोस्तों। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपने सबने पढ़ रखा है, और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर आपने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को पढ़ लिया दोस्तों, तो आपको ऐसा समझ लीजिए कि पेपर 10 और पेपर 11 में बहुत सारा, और पेपर 7 का बहुत सारा आपका कोर्स कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में क्या है दोस्तों, विशेष बच्चों के लिए क्या प्रबंध होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सारा दे रखा है उसमें। उसके बाद है दोस्तों एलडी, लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, बौद्धिक अक्षमता या अधिगम अक्षमता। बौद्धिक
अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी बौद्धिक अक्षमता या अधिगम अक्षमता। ठीक है दोस्तों, लर्निंग डिसेबिलिटी जो कि क्या है दोस्तों, लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी स्थिति है जिनमें क्या है, कुछ केवल क्या है, शैक्षणिक यानी कि शैक्षणिक रूप से उन्हें सीखने में समस्या होती है, वह अधिगम अक्षमता या बौद्धिक अक्षमता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है SL यानी कि साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, साइन लैंग्वेज क्या है, इशारे की जो भाषा है दोस्तों, हम क्या इशारे की जो भाषा है हमारी साइन लैंग्वेज कहलाती है दोस्तों। साइन लैंग्वेज हम क्या मुख बधिर बच्चों को यूज करते हैं जो HI है, हियरिंग रूप से हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन बच्चों को समझाने के लिए मतलब उनको समझाने के लिए, उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तो क्या है, वे साइन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई ऐसी भाषा जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, जिसमें क्या है वाक का प्रयोग नहीं हो रहा है, यानी कि वाक माने हमारा साउंड, हमारी बॉडी का प्रयोग नहीं हो रहा हो, उस भाषा को हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। साइन लैंग्वेज में क्या होता है, व्यक्ति इशारे के द्वारा अपने भाव को व्यक्त करते हुए अपनी भावनाओं को बताता है, वह लैंग्वेज साइन लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये आज हम आपको 20 हमने आपकी फुल फॉर्म्स करा दिए, नेक्स्ट वीडियो में 20 और करा देंगे। इसके साथ जो जो हमने बताया आपको, इसके हिंदी में जितने भी मीनिंग्स बताए, हो सकता है आपको एक नंबर में पूछ ले कि मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन में क्या अंतर है, तो आप एक ही अंतर है, एक नंबर में जो क्वेश्चन आता है मति लघु जिन्हें बोलते हैं, 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप बता देंगे कि मेंटल इलनेस क्या है, एक रोग है, और मेंटल रिटार्डेशन क्या है, एक कंडीशन है, यानी कि एक स्थिति है। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन को सुधारा जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जा सकता, और मेंटल इलनेस को क्या है दोस्तों कि कुछ रूप से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है। या MR का दूसरा नाम क्या है, तो क्या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया है, सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपको ये टॉपिक आपको इंपोर्टेंट जरा सा भी लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और उसके 5 नंबर पक्के हो सके। थैंक यू सो मच।